हेलो प्यारे बच्चों, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इसको प्रिपरेशन मेथड्स लिए हुए हैं कुछ। सामान्य तौर से जब एग्जाम आ जाता है, जैसे भी एमपी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है 2 दिन में, तो उस कंडीशन में जब हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं तो एक का रिएक्शन दूसरे में या कोई न कोई पार्ट्स का एक दूसरे में कंफ्यूज हो जाता है, जिससे हम पढ़ते भी हैं और पढ़ने के बाद कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं। इसलिए इससे बचने के लिए जरूरी है हमारे लिए कि जो क्वेश्चन या जो अंतर मीन्स डिफरेंस या जो हमारे प्रिपरेशन मेथड या फिगर एक दूसरे में कंफ्यूज होने के कंडीशन में आ जाते हैं, तो उस समय पर सबसे सुइटेबल तरीका होता है कि जो जो कंफ्यूज हो रहा है उसको आप एक साथ बना लें और एक साथ बनाने के बाद एक साथ उनका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद 2 मिनट आप बैठ जाएं और बैठ करके उनको आपस में माइंड में सोचें, चिंतन करें कि हमने किस में क्या पढ़ा था और कौन सा पार्ट हमारा कंफ्यूज हो रहा है, जिससे परमानेंट उसका कंफ्यूजन जो होगा आपके माइंड से चला जाएगा और वो फेयर बनने लगेगा। तो इसमें से हम लोगों को देखना है, इसमें से फर्स्ट में देखेंगे, इसमें वर्कले हार्डले मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए। तो इसको हम लोग लेके चलेंगे। पहले इसका देखना है कि ऑपरेटर्स में आपके क्या क्या लगा होता है, फिर इसके बाद देखना है इसमें कैसे इसका मेथड है, वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो देखेंगे इसमें से फिगर इसका सामान्य तौर से इसमें एक मेटल का लगा हुआ बाहर का एक ट्यूब होता है, फिर उसके अंदर एक दूसरी ट्यूब होती है, लेकिन ये दूसरी ट्यूब आपकी पोरस होती है अर्थात सरंध्र होती है और ये काम करती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बनी होती है। सामान्य तौर से इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई ये पोरस ट्यूब होती है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। अब इसके बाद इन दोनों ट्यूब में से बाहरी ट्यूब के बीचों बीच इसमें एक अन्य ट्यूब लगी होती है चौड़ी, जिसमें एक प्रेशर गेज लगा होता है और इस नली में ऊपर पिस्टन लगा होता है। ठीक, इसके बाद में देखेंगे अंदर की जो ट्यूब होती है अर्थात पोरस ट्यूब मीन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ट्यूब जो होती है, इसके एक सिरे में एक थिसिल कीफ और उसमें टेप लगा होता है और थिसिल कीप में पानी होता है अर्थात वाटर। इसी के थ्रू टेप को आप ओपन करके वाटर इसके अंदर लाते हैं। दूसरे साइड में इसमें एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है और इस कैपिलरी ट्यूब में जैसे आप थिसिल कीप के द्वारा वाटर को इंटर करते हैं, अंदर भरते हैं, तो ये आकर के और इसके एक निश्चित ऊंचाई तक भर जाता है। ये हो गया ऑपरेटर्स हम लोगों का। अब इसके बाद देखेंगे इसका प्रोसेस क्या होता है, वर्किंग। सपोज कीजिए आपको किसी एक दिए गए सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को जानकारी में होना चाहिए कि ये परसरंध्राव या ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो इसको थोड़ा सा अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें सामान्य तौर से आपको एक पॉट दिया गया बर्तन और यदि मान लीजिए इसके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया जाता है। दूसरा, अब इसमें से इसमें मान के चलिए कि आपने ले लिया है सॉल्वेंट अर्थात वाटर और इसमें ले लिए हैं एक सोल्यूशन। कंसंट्रेशन सोल्यूशन का आपका ज्यादा होगा और वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा। तो ध्यान देंगे जब आप इसमें भर देंगे तो क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है उससे केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स पार हो सकते हैं, अर्थात पानी के अणु जो होंगे वो यहां से निकल करके आ सकते हैं सोल्यूशन में आपके, लेकिन सोल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे वो आपके वाटर में अर्थात सॉल्वेंट में नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से किसी एक कंसंट्रेट सोल्यूशन से लो कंसंट्रेट सोल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट करने का प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस कहलाता है। और सपोज कीजिए यदि इसमें हम एक पिस्टन लगा देते हैं, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया गया और इस पिस्टन के द्वारा आप इसमें प्रेशर डालते हैं। इतना प्रेशर इसमें डालिए कि यहाँ के प्रेशर से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जा रहे थे वाटर के, ये वाटर के मॉलिक्यूल इंटर न हो पाए अर्थात अंदर न जा सके। तो इस प्रकार से डाला गया प्रेशर आपका जो होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ठीक, अर्थात वह न्यूनतम प्रेशर जो परासरण क्रिया
अर्थात ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक देता है, वो परस्पर दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। सेम पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो बना हुआ है। तो इसमें देखते हैं, यहां पर आपको जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है उसको आपने बाहर की नली में भर लिया। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को भरने के बाद यहां से आप पानी डालते हैं। पानी डाल करके टेप को जैसे ही खोलते हैं तो पानी इसके अंदर से होते हुए आ जाता है आपके इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ट्यूब में, और यहां से ये चढ़ता हुआ ऊपर तक एक निश्चित चिन्ह तक आ जाता है। यहां तक आ गया। इसके बाद सपोज कीजिए आपने यहां तक पानी में इसमें चिन्ह लगा लिए, डॉटेड कर दिए, और इसके टेप को यहां से क्लोज कर देते हैं। जैसे टेप को आप क्लोज कर देते हैं तो क्योंकि आपने इसमें लिया हुआ है सॉल्वेंट और यहां पर लिया हुआ है सोल्यूशन, अर्थात सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होगा। इसलिए ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू आपके जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो इस ट्यूब के चारों तरफ निकल करके बाहर की ओर आएंगे, और इस फिनोमिनन को आप क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अर्थात ऑस्मोसिस की क्रिया चलने लगती है। अब थोड़ा सा सोचिए कि आपने यहां से टैप को क्लोज कर दिया, अर्थात एक्स्ट्रा वाटर तो इसमें आएगा नहीं। दूसरे स्टेप पर आपने यहाँ पर एक चिन्ह लगा लिया है। अब क्या देखते हैं कि जब इसके अंदर वाली नली से बाहर आते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की कमी होती है। उस कंडीशन में वाटर्स के मॉलिक्यूल जो इधर चारों तरफ निकल रहे हैं वो कमी इनकी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। अर्थात धीरे धीरे कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेयर नीचे की ओर आता है। इसलिए जब हम देखते हैं कि इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है तो इसको देखते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पिस्टन द्वारा प्रेशर डालते हैं। पिस्टन द्वारा हम प्रेशर डालते समय ये देखते हैं कि कैपिलरी ट्यूब में नीचे की ओर आने वाला लेयर हमारे द्वारा डाले गए दाब से मींस प्रेशर से कहां पर रुक जाता है या कब रुक जाता है। जैसे ही पिस्टन से प्रेशर डालने पर कैपिलरी ट्यूब में नीचे गिरने वाला लेयर रुकता है, वहीं पर हम इसमें फिर से चिन्ह लगा लेते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो टिक लगा लेते हैं कि यहाँ पर हमने रोका है। और दूसरा काम, पिस्टन से प्रेशर को डालना कम कर माने बंद कर देते हैं, और यहाँ पर लगे हुए प्रेशर गेज द्वारा हम अपने डाले गए प्रेशर को नोट कर लेते हैं। अर्थात ध्यान रखना है हमको, फिर से देखेंगे यहाँ पर जैसे हमारी ऑस्मोसिस प्रोसेस चलती रहती है उस समय हम पिस्टन से इसमें प्रेशर डालेंगे, और उतना प्रेशर डालेंगे जिससे कि कैपिलरी ट्यूब में नीचे की ओर आने वाला वाटर का लेयर स्टेबल ना हो जाए, तब तक डालेंगे। जैसे ही स्टेबल हो जाता है उसके बाद हम अपने प्रेशर गेज में डाले गए प्रेशर को नोट कर लेते हैं, और इस प्रकार से यही नोटेड किया हुआ प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, किसका? लिए गए सोल्यूशन का। ठीक, और ऑस्मोटिक प्रेशर को आप पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल आएगा। तो इसमें देख लिए हम लोग, यहाँ पर ध्यान देंगे 2 एडजेक्टिव टाइप आपके पास आएंगे। एक तो ये आता है कॉपर फेरोसाइनाइड का फार्मूला आता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। सेकेंड में हम लोगों ने लिया है, चलें तो दूसरे में देखते हैं हम लोग हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो ध्यान रखेंगे इसमें, इसके लिए क्या करते हैं पहले देखेंगे आप फिगर। यहाँ पर 2 ट्यूब होती हैं, इन दोनों ट्यूब के द्वारा 1:3 रेशियो पर आप शुद्ध नाइट्रोजन एवं शुद्ध हाइड्रोजन गैस अलग अलग भेजते हैं। ठीक, ये दोनों ही आती हैं एक कंप्रेसर पंप पर। ये कंप्रेसर पंप इन दोनों गैसों को आपस में कंप्रेस कर देता है, मींस प्रेशर को बढ़ा देता है। इसके बाद में यहां से कंप्रेस्ड हुआ गैस आपका आ जाता है, इसमें कैटलिस्ट चेंबर होता है, उत्प्रेरक कक्ष होता है। इस चेंबर में आपके भरा होता है मोलिब्डेनम प्लस आयरन का चूर्ण। इन कैटलिस्ट की प्रेजेंटेशन में कंप्रेस्ड हुआ
गैस आपस में मिल करके एक साथ और कन्वर्ट हो जाता है, एक दूसरे के साथ में मिल जाता है और मिलने के बाद में आ जाता है एक अगले चेंबर में, जहां पर आपके इसमें लगी हुई है ऊपर से एक ट्यूब, कूलेंट पाइप, नीचे से इसमें कोल्ड वाटर डाला जाता है और ऊपर से हीट वाटर निकलता है। अब इसमें जैसे ही आने वाली अमोनिया, यहां से ये दोनों आपस में कैटलिस्ट की उपस्थिति में दोनों ही गैसें आपस में मिलकर अमोनिया बनाती हैं। अमोनिया यहां से आने के बाद गैस फॉर्म पर रहता है, इसीलिए इसको डाला जाता है कूलिंग पाइप से इंटर कराया जाता है और पास किया जाता है। इस ट्यूब को फोल्ड कर दिया गया है जिससे ज्यादा समय तक अमोनिया गैस इसी में रहे, अर्थात इसके अंदर रहे, और जिससे वो कंडेंसेस होकर के लिक्विड फॉर्म पर आ जाए। कंडेंसेस अमोनिया गैस लिक्विड फॉर्म पर होकर के अमोनिया के रूप पर आ जाती है यहाँ पर, जिसे हम टैप के द्वारा टैप ओपन करके इसको नीचे निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ गैस स्टेज पर भी अमोनिया होती है और N2+H2 गैसें भी होती हैं। इन दोनों गैसों को एक यहाँ पर अलग से हमारे इसमें रिसर्कुलेटर पंप लगा होता है और इस पंप के द्वारा खींच करके पुनः इन गैसों को भेज दिया जाता है कंप्रेसर पंप के पास। अब ये गैसें अर्थात N2 और H2 प्लस बाहर से ली गई ये दोनों गैसें पुनः आकर के कंप्रेसर पंप के द्वारा कंप्रेस्ड कर दी जाती हैं और इसके बाद कंप्रेस्ड गैस पुनः आ जाती है कैटलिस्ट चेंबर में और यहाँ पर फिर से ये अमोनिया में कन्वर्ट होती है। अमोनिया में बनने के बाद ये पुनः यहाँ से आ जाती है आपके इस चेंबर में, जिसमें कूलिंग पाइप के द्वारा गुजरती है और लिक्विड फॉर्म पर आ जाती है। अर्थात ये प्रोसेस इसका कंटिन्यू चलता रहता है। अब इसमें से देखेंगे हम लोग कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है, टेम्परेचर इसका क्या रहता है, इसमें प्रेशर क्या लेते हैं, अर्थात इसका रिएक्शन क्या होता है। तो देखेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन में इसमें जैसे आप N2 और H2 को भेजते हैं तो कंप्रेसर पंप इनको 200 ATM पर कंप्रेस कर देता है। उसके बाद साथ साथ इस चेंबर का जो टेम्परेचर होता है वो 770 टू 970 केल्विन के बीच रखा जाता है। अर्थात 770 टू 970 केल्विन और 200 ATM प्रेशर पर यहाँ पर गैस आपस में रिएक्टिव हो जाती हैं, अर्थात एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, जिससे कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया गैस में। और इस प्रकार से बनी हुई अमोनिया गैस का बनना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिससे साथ साथ इसमें 22,400 कैलोरी एनर्जी भी निकलती है हीट के फॉर्म पर, इसलिए ये काफी हीट रहती है। और इनको जैसे ही ले जाया जाता है कूलिंग पाइप से तो कंडेंसेस होकर के लिक्विड फॉर्म पर आ जाती है। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से इसके कंडीशन भी और साथ साथ मेथड भी। थर्ड इसका आता है लास्ट में, चलिए देखते हैं इसमें थर्ड नंबर में इसमें हम लोगों को दिया हुआ है ओस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3 बनाने का। इसमें आप देख रहे हैं, पहले तो देखेंगे इसके कौन कौन से चेंबर इसमें लगे हुए हैं। फर्स्ट सबसे पहले इसमें एक लगा होता है कन्वर्टर, जिसमें प्लेटिनम गेज होता है अंदर से और नीचे से इसमें अमोनिया प्लस एयर का 1:10 रेशियो पर मिक्सर प्रवाहित किया जाता है। जैसे आप इसमें मिक्सर को प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म प्लेटिनम गैस के ऊपर से जैसे ही गुजरती हैं दोनों गैसें काफी गर्म हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हो जाती हैं। रिएक्ट होने के बाद में दोनों ही गैस आती हैं कूलर के पास में, जिससे कि ठंडी हो जाए और ये मिश्रण आता है आपके नेक्स्ट में, जिसमें ऑक्सीडेशन चेंबर होता है। इसमें यहाँ पर तो पहले NH3 और एयर आपस में रिएक्ट होकर के NO फॉर्मेट करती हैं, लेकिन जैसे इसमें आती हैं तो NO O2 के साथ मिलकर के 2NO2 बना लेता है। अर्थात इस तरह से बना हुआ नाइट्रोजन का ऑक्साइड फिर से अगले स्टेप पर आता है, जहां पर हमारा एब्जॉर्प्शन चेंबर होता है। इस टावर में ऊपर से वाटर गिराया जाता है और बीच में ये जो आने वाली गैस होती है वो वाटर से रिएक्ट होती है और रिएक्ट होकर के बनाती है HNO3, नाइट्रिक एसिड बनाता है। इस प्रकार से फिर से देखेंगे इसमें सबसे पहले अमोनिया प्लस एयर का मिक्सर आपस में मिल करके प्लेटिनम गैस की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है NO में, जो ऑक्सीडेशन चेंबर पर
O2 से रिएक्ट होकर के NO2 बनाता है, और नेक्स्ट चेंबर मींस टावर में NO2 वाटर से रिएक्ट होकर के HNO3 गैस बना लेते HNO3 बनाता है, मींस एसिड बनाता है। चलेंगे इसका रिएक्शन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। इस प्रकार बना हुआ NO क्रिया करता है फिर से ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से क्रिया करके बना देता है NO2, और बना हुआ NO2 फिर से वाटर के द्वारा इस एब्जॉर्बेंट टावर में क्रिया करता है, रिएक्ट होता है और कन्वर्ट हो जाता है HNO3 में, प्लस इसमें एक्सेस गैस निकलती है NO, जो इसके इस स्थान से बाहर हो जाती है, अर्थात जो गैस निकलती है वो फिर से इसमें बाहर हो जाती है टावर से। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस पोस्ट वाल्ट प्रोसेस द्वारा इजिली नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी पूछा जाता है। चले नेक्स्ट नंबर देखेंगे, फोर्थ में क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन। क्लोरोफॉर्म के लैब प्रोसेस में पहले देखेंगे, इसमें गोल पेंदी वाला एक फ्लास्क होता है। इस फ्लास्क में आप सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मींस ब्लीचिंग पाउडर को ले लेते हैं, समथिंग 200 ग्राम, और उसमें 400 ml पानी लेकर के सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसका पेस्ट बना लेते हैं। इस प्रकार से बने हुए पेस्ट को इसमें लेकर के और ऊपर से इसमें एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, फिर एक ट्यूब लगा करके इसमें, और इसमें से आगे लगा करके कंडेंसेशन ट्यूब मींस संघनित्र को और लाके संग्राही पात्र पर जोड़ देते हैं। अब ध्यान देंगे, इसमें से लगा हुआ है एक बर्नर। जैसे आप पूरे प्रोसेस को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, तब इसमें हीट करते हैं, जिससे यहाँ पर लिया गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मींस ब्लीचिंग पाउडर, एथिल अल्कोहल और वाटर के आपस में रिएक्शन करने से बनता है क्लोरोफॉर्म। बना हुआ क्लोरोफॉर्म आपका यहाँ से निकल करके पहले आता है कंडेंसेशन ट्यूब में। इस ट्यूब में ये लिक्विफाइड हो जाता है, और लिक्विफाइड होकर के आके और आपके संग्राही पात्र में एकत्रित हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे इसका केमिकल रिएक्शन, थोड़ा सा लंबा केमिकल रिएक्शन है लेकिन बहुत इजी होता है। सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में वाटर मिलाते हैं। मींस आपको पहले बताया गया था, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में लगभग 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और 400 ml पानी लेकर के आप एक पेस्ट बना देते हैं। जैसे आप पेस्ट बनाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर H2O से मिल करके क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। इस प्रकार से यहाँ पर निकलने वाली क्लोरीन गैस कहीं बाहर तो जा नहीं पाती, तुरंत वो एथिल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करती है, और इस तरह से रिएक्शन करने के बाद बना देती है एल्डिहाइड, और साथ साथ HCl के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बना हुआ एसिटिल्डिहाइड अतिरिक्त इससे जो निकलने वाली क्लोरीन होती है उससे रिएक्ट होकर के क्लोरल बना देता है। क्या बन जाता है, इसमें से क्लोरल बना लेता है, और इस प्रकार बना हुआ क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन से बना लेता है क्लोरोफॉर्म, और इसमें से कैल्शियम फॉर्मेट अलग हो जाता है। ध्यान देंगे, इस प्रकार से इसके तीसरे चौथे स्टेप पर आकर के क्लोरोफॉर्म आपको प्राप्त होता है। ठीक पास में एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क होता है। इस फ्लास्क में लगभग 30 से 40% NaOH सोल्यूशन ले लेते हैं आप। इसके बाद में श्वेत फास्फोरस के कुछ टुकड़े डाल देते हैं। आप ध्यान देंगे, क्योंकि फास्फोरस रिएक्टिव होता है, अर्थात ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद तुरंत क्या करेगा, जलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इसमें आप ऐसा गैस या मैटर मिला देते हैं जिससे फास्फोरस की रिएक्टिव प्रॉपर्टी लेस हो जाए। जैसे आपने इसमें CO2 गैस इंटर कर दिया, जिसके कारण फास्फोरस जलना बंद कर देगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन यहाँ से नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन पहले ही रिमूव हो चुकी है। इसके बाद में जैसे आप इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर के साथ मिल करके आपस में रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन के द्वारा बनाता है सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड, और साथ साथ फास्फीन गैस बनती है। इस प्रकार फास्फीन गैस जो बनती है तो वो वाटर के अंदर इंटर किया जाता है, जो अधोमुखी विस्थापन द्वारा इसमें एकत्रित हो जाती है। लेकिन यदि इस गैस को थोड़ा सा ऊपर निकाला जाए
तो इसमें से बहुत ही अच्छे ये वायु से रिएक्ट होकर के धुआं जो रहता है वो रिंग बनाता है, और इस प्रकार से फास्फीन की रिंग हमको एयर में दिखाई देती है, अर्थात फास्फीन के छल्ले एयर में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसमें कि फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया कर लेता है वाटर के सहित, और बनाता है इसमें से फास्फीन गैस, जो हमारे जल के ऊपर एकत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इन पांचों को एक साथ रिवीजन करेंगे, जिससे इनके रिएक्शन के साथ साथ इनके फिगर जो एक दूसरे में कंफ्यूज होने वाले रहते हैं वो कंफ्यूज ना हो, और पेपर के जस्ट पहले आपको सभी लगभग अंतर और प्रिपरेशन मेथड को या जो भी रिएक्शन आप याद कर रहे हैं उनको एक दूसरे से कंपैरिजन करते जाएं, तो आपके भूलने का चांस बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके बनाने वाले मेथड के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे।